हेलो स्टूडेंट। बाबू आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इस समय बहुत ठीक ठाक होंगे और बढ़िया से अपने गांव और जहां पर घर में रहते हैं सुरक्षित पूर्वक रहते होंगे, क्योंकि इस समय कोरोना का प्रभाव पूरे इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए आप लोगों को बचना ज़रूरी है। हम लोगों ने जो यूनिट नंबर 6 जो लाइट का बहुत बड़ा चैप्टर को उठाए थे, 14 नंबर जो होता है उसको हमने समाप्त कर दिया है। अब हम इस समय देख रहे हैं कि कौन बड़ा टारगेट और बच रहा है। इस समय जो बड़ा टारगेट है इसको कहा जाता है करंट कहा जाता है, और विद्युत संबंधी विद्युत और चुंबक जो होता है उसमें 3 यूनिट बटा हुआ है। आपको जो सिलेबस बता दिए हैं उस सिलेबस में जाकर अवलोकन थोड़ा सा कर लीजिएगा। यूनिट नंबर जो 2 है उस 7 मार्क्स का होता है, और यूनिट नंबर 3 है जो 8 मार्क्स का होता है, और यूनिट नंबर जो 4 होता है वो भी 8 नंबर का होता है। तो ये तीनों जब हम ख़त्म कर देते हैं तो ये विद्युत से विद्युत से संबंधित और चुंबक से संबंधित क्या है, विद्युत और चुंबक से संबंधित जितने भी चीज़ होते हैं, ये लगता है कि कितने नंबर का हो गया, 23 मार्क का। अगर हम 23 मार्क का तीनों यूनिट पढ़ाकर हम अगर ख़त्म कर लेते हैं तो हम लोग सिलेबस के नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अभी हमारा प्लान सुनो क्या है। ये 2, 3 तो 4 है। अगले जो समय आएगा कुछ दिनों में, शनिवार और रविवार, क्योंकि वीडियो ये कितने दिनों तक डाला जाएगा, 5 दिनों तक डाला जाएगा। उसी में शनिवार को बाबू और शुक्रवार को हम लगता है कि आप लोगों को एक का 2 वीडियो शायद हम डालेंगे। आप लोगों को शनिवार और रविवार को इसमें यूनिट नंबर 1 जो चालू किया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होता है, 8 नंबर का होता है। ये सप्ताह में 2 दिन ये ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ये क्या होगा, सप्ताह में कितने दिन चलेगा, 5 दिन। अब आप लोगों को क्या करना है कि तैयारी पर ज़्यादा विशेष देना है। आज हम आपके चीज़ों में लगता है आज या कल हम लाइट का जो भी उसका गेस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, उसको हम बढ़िया से आपको डाल देंगे कि बड़ा क्वेश्चन कौन पूछेगा और छोटा क्वेश्चन कौन पूछेगा। 1 नंबरिया तो आप लोग को दिया गया है, 1 नंबरिया दे दिया गया है। और 2 नंबरिया में जो दिए हैं आपका असाइनमेंट, उसमें हम क्या करेंगे कि बेटा सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो चीज़ भी होगा उसको आगे की तरफ से तुरंत रक्षाबंधन बाद आपको टेस्ट बाय टेस्ट क्या होगा, लिया जाएगा। अब आप देखिए, अब देखिए पहले नंबर हमको इस यूनिट का नाम है धारा। ये कितने मार्क्स का है बाबू, इस 7 मार्क्स का होता है।
एक बात और बताना भूल रहे हैं, आप लोग पता करके वैसे व्हाट्सएप द्वारा माध्यमों में लड़के भेज रहे हैं कि जो बिहार बोर्ड का सिलेबस कम दिया गया है उसका प्रावधान हमारे पास भी पहुंच गया है, लेकिन कुछ लोग बनावटी बना कर डाल देते हैं। बिहार सरकार द्वारा खाली अनाउंस किया गया था कुछ पहले कि सिलेबस को कम किया जाएगा, लेकिन यह घोषणा अभी तक तैयार नहीं हुआ है कि किस पाठ से कितना और चाहे कितना यूनिट पढ़ा जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा झूठ मूठ का इसी तरह सिलेबस डालने के लिए कम लोग तेज तरार नहीं है। सोशल मीडिया का तो और समझ ही रहे, चाहे यूट्यूब हुआ, चाहे व्हाट्सएप हुआ, चाहे फेसबुक हुआ, अपने अपने कमाल लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते रहते हैं। जब तक बिहार सरकार का कोई हमारे पास बेटा रिपोर्ट नहीं आ जाता है, पेपर नहीं निकाल देता है, तब तक हम उस बात को मानेंगे नहीं और इस तरह आपको पढ़ाई चले। देखो, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं धारा वैद्युत। तो धारा वैद्युत में आपके किताब में जो दिया हुआ है सीधे विद्युत धारा टॉपिक दिया है, लेकिन विद्युत धारा पढ़ने के पहले हम आवेश के बारे में जान लेंगे, कुछ अध्ययन कर लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। हम सारी बातों को हम समझ लेंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा परिभाषा जानते हैं मैट्रिक क्लास में, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा भी कहते हैं। ये भी कहा गया है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। ये सारी बातें बेटा आवेश से संबंधित है, एक विद्युत क्षेत्र से संबंधित है और एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है। तो तीन बातों को हम आज आपको एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ाएंगे, ताकि उसमें जब हम विद्युत धारा पढ़ें तो आपको कोई परेशानी न हो। तो आवेश पर हम चर्चा करेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश क्या है। तो देखिए, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट घर पर देखते हैं। कभी कंघी को अपने बालों में रगड़िए, चाहे कांच का इतना रॉड होगा उसको अपने बालों में रगड़िए, बालों में रगड़कर उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाइएगा, तो आपको ये आभास होगा कि ये आपका कंघी चाहे कांच का जो छड़ है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ पर कोई चीज़ का जब हम चुपचाप नहीं रगड़ते हैं तो कागज़ के टुकड़े पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम बाल से रगड़ देते हैं कंघी को और कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब है कि कुछ एक तरह का बल लग रहा है। बल का मतलब समझते हो? जब तक बल नहीं रहेगा तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब इन कारणों से रगड़ने से क्या होता है, एक आवेश की उत्पत्ति होता है और वही आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो अपनी तरफ क्या करता है, उस कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। संसार में कोई वस्तु जब गति करती है चाहे रहती है, उस पर एक क्या होता है, बल लगता है। जब तक बल नहीं लगेगा तो न्यूटन के प्रथम गति नियम में किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया। तो अब देखिए आवेश किसे कहते हैं। प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं कि जिनको आपस में जब रगड़ा जाता है, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाए। तो विद्युत आवेश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है
तो उनमें विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। ये आवेश धन चाहे ऋण होते हैं। ये आवेश क्या हो जाते हैं? विद्युत आवेश। इसे प्रायः बड़ा क्यू या छोटा क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे रेशम पर कोई चीज़ रगड़ देंगे, प्लास्टिक वगैरह, तो उसमें भी आवेश उत्पन्न होगा। खाल का मतलब होता है जानवर का खाल। जानवर के खाल पर भी रगड़ देंगे तो पर भी क्या होगा? आवेश की उत्पत्ति हो जाए। लाख भी एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसके ला भी कहा जाता है। तो लाख भी एक प्रकार का एक एबोनाइट शब्द है। एबोनाइट जब ये आवेश के बारे में यूनानी वैज्ञानिकों द्वारा जब बताया जा रहा है तो एक एबोनाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर एबोनाइट भी एक पदार्थ होता है। कांच पर से भी रगड़ा जाता है तो क्या होता है? आवेश की उत्पत्ति होता है। तो इसका मतलब हुआ प्रकृति में बहुत से, इस हर चीज़ को नहीं, प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। विद्युत आवेश को प्लस क्यू नहीं, क्यू अच्छा है, बड़ा क्यू चाहे छोटा क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश माइनस भी होता है, आवेश प्लस भी होता है। जैसे लाख, एबोनाइट, खाल, रेशम, कांच इत्यादि को जब रगड़ा जाता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। प्रकृति में आवेश जब पाया गया तो आवेश को कितना होता है? 2 प्रकार के होता है। एक आवेश धन आवेश होता है तो दूसरा आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश और एक क्या होता है? ऋण आवेश। धन और ऋण से अब खुद जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है किस तरह का होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है और प्रोटॉन पर आवेश प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। प्रोटॉन पर क्या होता है? उतना ही आवेश होता है लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है। तब ये होता है बाबू। तो प्लस और माइनस दोनों आवेश क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र थोड़ा देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे मोटा मोटा हम परिभाषा देते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, क्या होता है? जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आवेश क्या करता है? समान आवेश को प्रतिकर्षण करेगा, असमान आवेश को क्या कर सकता है? आकर्षित करता है। तो आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अब थोड़ा सा आइए यह पर कैसे समझेंगे। जैसे चुंबक को आप लोग बहुत नज़दीक से देखे हो। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल। जैसे ही चुंबक के पास बाबू हम पैसा को ले जाते हैं तो अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। तो खींचने का क्या होता है? एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है। जैसे ये मान लो कि NS कोई
चुंबक हो गया। एनएस कोई चुंबक जो हो जाएगा, तो चुंबक को मान लो कि पैसा यहाँ रखे, सिक्का हमने रख दिया यहाँ पर, सिक्का रख दिया, तो सिक्का को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, एक सीमा तक खींचेगा। क्या होगा, एक सीमा तक। मान लो कि सिक्का को कहाँ रख दिए, बहुत दूर रख दिए, सिक्का को बहुत दूर रख दिए, तो कॉइन को बहुत दूर रख देंगे तो खींचेगा, नहीं खींचेगा। कहने का मतलब कि हर चीज़ का अपना क्या होता है, एक ताकत होता है। क्या होता है, ताकत होता है। तो वो चारों तरफ क्या हो जाता है, जब सिक्का होगा तो मान लो कि इतना दूर का खींचता है, तो यहाँ पर भी सिक्का रहेगा तो खींच लेगा, यहाँ पर भी सिक्का रहेगा तो खींच लेगा, और यहाँ पर भी सिक्का खींच लेगा। जैसे बॉल बार देते हैं तो उसका रोशनी क्या जाता है, जितना पूरब जाता है उतना ही पश्चिम जाता है, जितना उत्तर जाता है उतना ही क्या होता है, दक्षिण जाता है। तो जब चारों ओर सेंटर से बराबर होगा तो वृत्ताकार क्षेत्र होता है। आज से जान लो, चाहे विद्युतीय क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, चारों तरफ उसका रीजन कैसे होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर एक रीजन बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अगर प्लस आवेश रखें चाहे माइनस रखें, या तो प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और चाहे माइनस को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा। एक क्षेत्र होता है। किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, अर्थात किसी दूसरे आवेश को किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतना तो बात समझ में आ गया है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान है जहाँ तक उसका प्रभाव कायम रहता है, अर्थात उतने दूर को या तो आकर्षित कर सकता है, यदि प्रकर्षित कर। कहीं नहीं देखते हो बाबू, कोई गुंडा गांव में रहता है ना, आदमी तो बड़ा बड़ियार है और गांव के आदमी थोड़े डरता है। उसका क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र में गुंडागर्दी करेगा,
जैसे ही दूसरे क्षेत्र में, आउट ऑफ क्षेत्र में चला जाएगा ना, तो उसको कूच कर मुआ देता है। इसी तरह हर चीज़ का क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब थोड़ा दूसरे परिभाषा पर आइए। ये विद्युत क्षेत्र का हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो, पहले नंबर हम जब डिस्कस करेंगे तो तुम्हारा डिस्कस में आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, उसका भी डायरेक्शन भी होता है। उसको फिगर में ही हम सारा सूत्र डिराइव करते हैं, तब हम डिफिनीशन आपको देंगे। देखो बाबू, इस बिंदु पर कोई क्यू आवेश है। क्या है? धन क्यू आवेश है। ठीक है, तो इसके क्या होगा, किसी आवेश के चारों ओर क्या बन जाता है, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। जैसे चुंबक रख देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। उसी तरह जब कोई आवेश रखेंगे तब विद्युतीय क्षेत्र आवेश पैदा हो जाएगा, क्योंकि आवेश के कारण ही विद्युत की उत्पत्ति होती है। तभी कोई आवेश रख देंगे तो चारों उसका क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है। अब P बिंदु पर धनात्मक Q नॉट आवेश रखा गया है। इसको परीक्षण धन आवेश भी कहते हैं। ये बहुत, इसकी ताकत क्या है, बहुत छोटी है। अब तुम लोग बताओ कि हमने तो कह दिया कि फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखो, ये भी धन है और ये भी धन है। क्या है? ये भी धन है और ये भी धन है। इसकी ताकत ज़्यादा है और इसकी ताकत कम है। ये ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ओ बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। और जब हम इसको रख दिए हैं और इसको P बिंदु पर इसके विद्युतीय क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश की, परीक्षण धन आवेश का मतलब होता है कि धन आवेश तो है लेकिन छोटा आवेश है। ये पहले नंबर क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण का बल, ये इस पर जब बल लगाएगा तो पीछे हटाएगा, ये इस पर बल लगाएगा तो पीछे हटाएगा। तो ये कैसे मालूम होता है कि इसको डायरेक्शन इस तरफ फोर्स का होगा, जैसे तुम लोग को बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा आदमी है, 20-25 साल का लड़का है, और एक
साल भर का छोटा लड़का है, उसके पास सामने प्यार से आता है। अब मान लीजिए कि वो बालक आपको धक्का देता है और आप उसको धक्का देते हैं, तो बालक जब धक्का आपके पास देगा आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उस लड़के को इस तरह से थोड़ा कर दीजिएगा। तो जानते हैं क्या, इस तरह से कीजिएगा ना, तो वह लड़का बहुत दूरी तक जा गिरेगा। क्या होगा? बहुत दूरी तक जा गिरेगा, क्योंकि 20 साल के लड़के में ताकत ज़्यादा है और 1 साल के लड़के में ताकत क्या है? बहुत कम है। जो आप पर फोर्स लगाएगा 20 साल के नौजवान को, तो 20 साल के नौजवान क्या होगा? टस से मस नहीं खाएगा। लेकिन 20 साल का नौजवान उस बच्चे को उसको लेकर चल रहा है। और तुम ही सोचो, 1 साल के लड़के को गोद में उठा लीजिएगा तो दौड़कर भाग भी जाइएगा। 1 साल के लड़का आपका गोद में उठा कर लेके भाग जाएगा? नहीं भागा। आपका सवाल क्या होगा? कभी भाग नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास फोर्स क्या है? कम है, और आपके पास फोर्स ज़्यादा है। तो देखिए, ये जो ऐसे बल लगाता है, ये ऐसे बल लगाता है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ नहीं होता है। इसका रिजल्टेंट फोर्स आगे की तरफ इस तरह लगा देगा। कहने का मतलब, ये इसको ऐसे जब बल लगाएगा तो ये इधर जाने का क्या होगा? प्रयास करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा? इस दिशा में हो जाएगा। अब इसका परिभाषा कहता है कि किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश पर क्या होता है? एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी बल है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बल है। कहने का मतलब कि बल बड़ा हो और चाहे बल छोटा हो, बल ही कहलाएगा। क्या होगा? बल ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 का नोट है और किसी के पास 1 रुपया का नोट है, बल्कि 1 रुपया का ताकत कम है और 100 रुपया का मान अधिक है, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा? वो बकरी थोड़े कहलाएगा, भेड़ थोड़े कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा? 1 रुपया कहलाएगा। तो बल तो एक प्रकार की ये बहुत संपूर्ण बल है। इंटेंसिटी क्या है? बल है, लेकिन छोटा बल है। देश के विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर क्या होगा? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस द्वारा सूचित किया जाता है? ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए ये कैसे होता है। अगर चूंकि क्या हो गया, चूंकि क्यू नॉट आवेश पर कितना बल लगता है? क्यू नॉट आवेश पर बेटा कितना बल लगा? ए वेक्टर। इस पर टोटल पर कितना बल लगा? 1। लेकिन कितना के कर रहा है? एकांक पर कितना लगेगा? एकांक पर कितना लगेगा? एफ वेक्टर बटा में कितना लगेगा? क्यू नॉट वेक्टर लगेगा। यही क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? ई वेक्टर हो गई। तो एकांक आवेश पर, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को, मतलब क्यू नॉट पर कुल कितना फोर्स लग रहा है? ए वेक्टर। लेकिन आपको कितना लाना है? मान लिया कि 100 रुपया का बहुत आम मिलता है, बहुत मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन आपको मार्केट से कितना का खरीदना है? 1 रुपया। 1 रुपये का कम मिलेगा, कम के लिए भाग दिया जाता है और ज़्यादा के लिए क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। अब देखिए, इसलिए इकाई पर कितना होगा? एफ वेक्टर बटा में कितना हो जाएगा?
क्यू नॉट हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए। अब इसको अब समझा दिए, अब इसका परिभाषा लिख रहे हैं। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाले एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। इससे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। कोई दिक्कत? अब देखिए सूत्र निकालते हैं। मान लिया कि वो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में P बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q नॉट परीक्षण धनावेश
क्यू नॉट स्थित है, देखो ओ बिंदु पर प्लस क्यू है, इसके विद्युतीय क्षेत्र में पी बिंदु पर परीक्षण धनावेश क्यू नॉट है। इस पर एफ वेक्टर बल क्रियाशील है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिभाषा के अनुसार क्या होगा? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा में कितना हो जाएगा? क्यू नॉट वेक्टर। आया कैसे है बाबू? देखो, चूंकि क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर ए वेक्टर बल क्रियाशील है। थोड़ा देखो तो इस रफ में ए वेक्टर बल क्रियाशील है। क्यू नॉट पर कितना बल क्रियाशील है? ए वेक्टर बल क्रियाशील है। लेकिन हमको तो उतना की जरूरत नहीं है। 100 रुपया के मान लो कि सैकड़ों आम मिलते हैं, हमको 100 रुपया के आम नहीं खरीदना है। आम कितने के खरीदना है? 1 रुपया का। 1 रुपया का कम मिलेगा कि वो अधिक मिलेगा? 1 रुपया का कम मिलेगा। इसलिए कितना हो जाएगा? 1 पर कितना हो जाएगा? एफ वेक्टर बटा में क्यू नॉट। यही कहता है कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्यू नॉट पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है? ए वेक्टर। लेकिन टोटल पर फोर्स नहीं निकालना है। कितना आवेश पर निकलना है? एकांक आवेश पर निकलना है। तो इतना हो जाएगा। यही कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर बटा में कितना हो जाएगा? क्यू नॉट वेक्टर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया लगता है आप लोग। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा आगे काम को बढ़ा रहे हैं। अब इतना हो गया। परिमाण में कैसे लिखते हैं? इन मैग्नीट्यूड। क्या करते हैं? इन मैग्नीट्यूड। परिमाण में कितना हो जाएगा?
ई वेक्टर का मॉड बटा में ए वेक्टर बटा में क्यू नॉट वेक्टर का मॉड। तो बाबू क्या हो जाता है, मॉड हटाने पर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अलग होता है, और जो माइनस भी होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ बटा में क्यू नॉट, या एफ बराबर कितना होगा, क्यू नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना होगा था, कैसे लिख देंगे, ऐसे ही लिख सकते हैं, क्यू नॉट ई वेक्टर। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एसआई मात्रक। इसको यहाँ से लगा दीजिए 1, ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको 1 लगा दीजिए, और इसको कितना लगा दीजिए, 2 लगा दिया जाए। इसका एसआई मात्रक निकाला जाए। क्या निकाला जाए, इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक पहले ही मात्रक के आधार पर निकालते हैं कि देखिए लाइट में तो आपको बहुत मात्रकों से बहुत कम भेंट हुई थी, इक्का दुक्का भेंट हुई थी मात्रक से, और ये आपको मात्रक देखिए कैसे होता है। ई का एसआई मात्रक, बल का कितना होता है, न्यूटन। बल का कितना हो गया, न्यूटन। आवेश का कितना मात्रक होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इसका कितना हो गया, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। और ई का एक दूसरा मात्रक भी होता है, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। इसको इस तरह का दें, न्यूटन प्रति कूलम। ई का एसआई मात्रक का अन्य रूप देखो कैसे होता है। अन्य रूप बराबर होता है, अन्य रूप वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे भी लिखता है। क्या लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर जब लिख दिया जाता है तो लड़के अचानक क्या हो जाते हैं, उनके दिमाग में बड़ी गड़बड़ी पैदा होता है कि सर जी वोल्ट प्रति मीटर कैसे आता है। तुम्हारे किताब में यही लिखा रहेगा, डायरेक्ट रूप में वोल्ट प्रति मीटर होगा। और देखिए हम वोल्ट प्रति मीटर तुम्हारा ये कैसे निकालते हैं, थोड़ा देखिए तो। इसको रफ फॉर्म में बाबू, रफ में भी लिख देते हैं, तो आपको भी रफ को इसी तरह करके निकालना है। चूंकि ई का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। चूंकि 1 न्यूटन बराबर जानकारी है ना, इसको कैसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम। मैट्रिक में पहुंचो, 1 न्यूटन। जब मैट्रिक की बात है जब हम करते हैं तो मैट्रिक के किताब में जाकर पहुंचिए और वहाँ पर देखिए जहाँ मात्रक पढ़े हैं, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको 1 भी नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो तुम लोगों को एक यहाँ हो गया, चूंकि C बराबर, C कूलम्ब किसका मात्रक है? कूलम्ब आवेश का मात्रक। इतना हो गया, आवेश का मात्रक हो गया। इसको बैठाइए, बराबर कितना हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलम्ब। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको कूलम्ब कहते हैं। कूलम्ब लिखे होंगे, यहां से आइए, ये क्या हो गया? किलोग्राम बटा में कितना हो गया? कूलम्ब हो गया। इस कूलम्ब को C मत समझना बाबू। कूलम्ब है, सेंटीमीटर आता है तो बड़ा उस समय सेंटीमीटर और कूलम्ब माने कूलम्ब मीटर लिखना होता है तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। देखो हम ऊपर क्या करते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में 1 मीटर का ऊपर गुणा कर देते हैं, और नीचे भी क्या करेंगे, 1 मीटर का, कूलम्ब तो पहले से है, 1 मीटर का गुणा कर देंगे। तो बाबू ये कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा में कूलम्ब। इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा अलग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज चूंकि 1 किलोग्राम कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जाकर 11 के किताब में देखना, 1 किलोग्राम हम पढ़ाए होंगे जहाँ, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 जूल होता है। क्या होता है? 1 जूल। जूल को सिंपली किस में रखते हैं? जे में लिखा जाता है। तो ये बेटा कितना हो गया? जूल प्रति कूलम्ब गुणे 1 बटा में मीटर। जूल प्रति 1 जूल प्रति, ये कितना हो गया? जूल प्रति कूलम्ब गुणे कितना हो गया? मीटर इनवर्स। इसको प्रति मीटर कहते हैं। क्या करते हैं? चूंकि चूंकि 1 जूल प्रति, क्या पढ़ते हैं? जूल प्रति जूल प्रति कूलम्ब है। जूल प्रति कूलम्ब बराबर 1 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर कितना हो गया? 1 भी होता है। 1 जूल प्रति कूलम्ब बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट। इसलिए ई का SI मात्रक फाइनल देख लो बाबू। जूल प्रति कूलम्ब के जगह पर क्या लिखेंगे? वोल्ट लिखेंगे। वोल्ट हो गया। अब मीटर कितना है? इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट प्रति मीटर बोलते हैं। हमको आशा करते हैं कि आपको ये वोल्ट प्रति मीटर समझ में आ जाएगा। ये जूल प्रति कूलम्ब जो 1 वोल्ट के बराबर होता है। जब आपको विभवांतर पढ़ाएंगे तो आगे ये आपको बहुत बेस्ट ढंग से
स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि विभवांतर पहले नहीं पढ़ाया जाता है। पहले क्या पढ़ाया जाता है? इफ पढ़ाया जाता है, तब उसके बाद आपको आइएगा। इसको तो कोई परेशानी नहीं है बेटा।